2019 के अंदर हांगकांग के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ, जिस प्रोटेस्ट के बाद पूरे एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में काफ़ी चेंजेस हुए और उस प्रोटेस्ट के क्या इंप्लीकेशंस रहे पूरी दुनिया में, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में नेपाल में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लास्ट वीक नेपाल में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द बैन इम्पोज्ड बाय द नेपाली गवर्नमेंट ऑन सोशल मीडिया ऐप्स लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो आज हम सबसे पहले हांगकांग की क्यों बात कर रहे हैं और हांगकांग क्यों इस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो 2019 में हांगकांग के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया एक्स्ट्राडिशन लॉ को लेकर बिल लेके आए। अब कोई भी फ्यूजिटिव जो होता है, कोई भी क्रिमिनल आदमी होता है जो एक कंट्री में कोई क्राइम करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है, तो उसके लिए एक्स्ट्राडिशन लॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो मोस्टली कंट्रीज़ के बीच में एक दूसरे के बीच में एक्स्ट्राडिशन लॉज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग किसी भी क्रिमिनल को हम दूसरे कंट्री से एक्स्ट्राडिट करके अपनी कंट्री में ला सकते हैं। तो सेम इंटेंशन के साथ हांगकांग के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स्ट्राडिशन लॉ बिल लेके आया अपने लोकल पार्लियामेंट में। और उस बिल का मेन मकसद ये था कि चाइना, ताइवान और मकाऊ, ये तीन जो रीजन्स हैं, इनके अंदर जो क्राइम्स करते हैं हांगकांग के लोग, अगर वहाँ भाग जाते हैं तो उनको कैसे पकड़ के एक्स्ट्राडिट करके लाया जा सकता है। और या फिर कोई हांगकांग का नेशनल हांगकांग में क्राइम करता है या ताइवान या चाइना में क्राइम करता है और वापस हांगकांग में भाग के आ जाता है, तो उसको कैसे हम पकड़ के वापस भेज सकते हैं अगर हमारे बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हों तो। बट इस एक्स्ट्राडिशन बिल की वजह से लोकल हांगकांग पॉपुलेशन काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। अब प्रोटेस्ट का वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि हांगकांग, वी ऑल नो कि एक इंडिपेंडेंट सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है जिसके ऊपर चाइना के सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को हैंड ओवर कर दिया था इस प्रॉमिस के साथ कि वो वन कंट्री टू सिस्टम्स के प्रिंसिपल को मानेगा। अभी वन कंट्री टू सिस्टम बेसिकली एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग जो भी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस रीजन है लाइक हांगकांग और मकाऊ जो चाइना के पार्ट होंगे वो चाइना की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, बट दे विल रिटेन देयर ओन वे ऑफ लाइफ और सिस्टम, जो उनका लोकल सिस्टम और जीने का तरीका है और जो उनके लॉज हैं। जैसे हमें सबको पता है कि चाइना के अंदर फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू एसोसिएशन नहीं है, लेकिन हांगकांग और इन टेरिटरीज़ के अंदर ये सारे लॉज अभी भी एप्लीकेबल हैं। तो हांगकांग की लोकल पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि चाइना अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो जाती है तो हमारी जो हमारी फ्रीडम्स हैं उनको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा और उनके ऊपर एनक्रोच कर लेगा चाइना। तो इसलिए उन्होंने इस प्रपोज एक्स्ट्राडिशन बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। अब इस प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे रिप्रेसिव मेजर्स का यूज़ किया ताकि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन प्रोटेस्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्स्ट्राडिशन जो बिल लेके आए थे ये इसको विड्रॉ करना पड़ा। अब मैं आज हांगकांग की क्यों बात कर रहा हूँ और इसकी क्या रेलेवेंस है आज की पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मैं इसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हांगकांग ने एक एग्जांपल सेट किया जो बाद में और कंट्रीज ने भी फॉलो किया, जिनके बारे में हम आगे हम बात करेंगे। तो हांगकांग का प्रोटेस्ट यूनिक इस सेंस में था कि हांगकांग का जो प्रोटेस्ट था वो यूथ ड्रीवन था मोस्टली, और हांगकांग के प्रोटेस्ट में कोई लीडर भी नहीं था तो जिसको आप पकड़ के जेल में डाल दो और प्रोटेस्ट को पूरे को क्रश कर सको। तो एक लीडरलेस प्रोटेस्ट था ये, जिसके अंदर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ और लोकल हांगकांग एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी दिक्कतें आई। और ये वाला जो सिस्टम था हांगकांग का प्रोटेस्ट, ये फैलता फैलता पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में फैल गया और अदर कंट्रीज़ के प्रोटेस्टर ने भी इसके तरीके को अपनाया। तो ये बेसिकली एक डोमिनो इफेक्ट हो गया। डोमिनो इफेक्ट वो जब होता है जब एक मूवमेंट दूसरी कंट्रीज़ में फैलने लग जाती है और कंट्रियों में भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटेस्ट। तो इसको हम डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो अब हुआ क्या, 2020 में थाईलैंड के एक फेमस आर्टिस्ट ने हांगकांग के फेवर में एक पोस्ट डाल दी सोशल मीडिया पे, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ पूरी दुनिया में। और चाइनीज़ जो नेशनल सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया और उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, जिसके बाद जो बाकी अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो चाइना के अगेंस्ट हैं, स्पेसिफिकली एशिया रीजन में लाइक थाईलैंड हो गया या फिर ताइवान हो गया या हांगकांग हो गया, इनके लोकल सोशल मीडिया हैंडल्स ने उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद इनके अंदर एक इनफॉर्मल अलायंस बन गया जिसको हम मिल्क टी अलायंस बोलते हैं। अब मिल्क टी अलायंस का बेसिक
पर्पज़ ये था कि चाइनीज़ जो नेशनल हैं, जो सोशल मीडिया का यूज़ करके चाइनीज़ एजेंडा को फॉरवर्ड करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसको काउंटर करना, उस प्रोपोगेंडा को। तो इस प्रोपोगेंडा को काउंटर करने के लिए मेजरली ताइवान में, हांगकांग में और थाईलैंड में लोगों ने प्रोटेस्ट किए और सपोर्ट किया हांगकांग के अंदर जो एक्सट्रेडिशन बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था उसको, और सोशल मीडिया पे उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब ये प्रोटेस्ट जो हांगकांग में स्टार्ट हुए थे, उसके बाद यही प्रोटेस्ट थाईलैंड में भी स्टार्ट हो गए 2020 में, और सेम मेथड यूज़ किया इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, और सोशल मीडिया ड्रीवन ये सारे प्रोटेस्ट थे। उनकी बेसिकली जो ग्रीवेंसेस थी थाईलैंड में वो स्टार्टिंग जब प्रोटेस्ट का था, वो करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। बाद में प्रोटेस्ट ने बड़ा रूप ले लिया और प्रोटेस्ट के अंदर और भी अलग डिमांड्स डाल दी गई, जिसके अंदर मेन है मिलिट्री की, जो वहाँ की जो लोकल मिलिट्री है उसकी पावर को कम करना और मोनार्की में रिफॉर्म लेके आना। उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो थाईलैंड और हांगकांग में थे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट म्यांमार में पहुंच गया। हमें सबको पता है 2021 में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी म्यांमार की, लेड बाय आंग सान सू की, उसको हटाने के लिए वहाँ मिलिट्री, लोकल मिलिट्री जो जुंटा है, उन्होंने उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, वहाँ कू कर दिया, और उसके बाद लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और बाद में वो प्रोटेस्ट सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, जो कि अभी तक चली हुई है सिविल वॉर। अब इस सिविल वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ एशिया रीजन में, क्योंकि सिविल वॉर में ग्लोबल पावर्स भी इन्वॉल्व हो गई। चाइना एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने लग गया, इंडिया का क्योंकि नेबर है म्यांमार, तो इंडिया ने भी कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप को वहाँ फंड किया और सपोर्ट किया, ट्रेन भी किया, ताकि हम चाइना की इन्फ्लुएंस को वहाँ काउंटर कर सकें। और लोकल मिलिट्री जुंटा कंट्री को यूनाइटेड नहीं रख पाया और कंट्री स्प्लिट हो गई डिफरेंट प्रोविंसेस में और डिफरेंट वॉरिंग फैक्शंस में। फिर ये प्रोटेस्ट जो हांगकांग, थाईलैंड और म्यांमार से होता हुआ 2022 में श्रीलंका पहुंच गया। अब श्रीलंका में हमें पता है कि 2022 में एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद वहाँ की जो रूलिंग फैमिली है, राजपक्षे फैमिली, उनको भागना पड़ा कंट्री छोड़कर। अब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट, जो वहाँ पर चला हुआ था, जो करप्शन था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। ये भी यूथ ड्रीवन और सोशल मीडिया ड्रीवन एक प्रोटेस्ट था, जिस प्रोटेस्ट में हजारों लाखों लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया श्रीलंका के अंदर। और इस प्रोटेस्ट के बाद वहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट को पावर छोड़नी पड़ी और इवन राजपक्षे फैमिली को तो कंट्री छोड़ के भागना पड़ा, और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई श्रीलंका में, जो अभी तक चल रही है वहाँ पर गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोटेस्ट थे, ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्होंने एशिया रीजन में कि भाई यूथ के ड्रीवन प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं, यूथ के द्वारा चलाए हुए प्रोटेस्ट जिसमें कोई एक मेन लीडर ना हो और सोशल मीडिया का जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो। तो म्यांमार वाला और श्रीलंका वाला प्रोटेस्ट भी सक्सेसफुल रहा, और यही प्रोटेस्ट 2023 में ईरान पहुँच गया। अब ईरान में क्या हुआ 2022 में, वहाँ पर एक वुमेन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से वहाँ की लोकल सिक्योरिटी फोर्सेज ने उठा के मार दिया, क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनी हुई थी। तो इसकी वजह से वहाँ पर पूरे नेशन वाइड वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द हिजाब। इस प्रोटेस्ट को भी क्रश तो कर दिया ईरानियन गवर्नमेंट ने, बट काफ़ी टाइम लगा इसको क्रश करने में, और ये मूवमेंट भी काफ़ी सक्सेसफुल रही, और ये भी सारी यूथ ड्रीवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने चला रखी थी, और ये हिजाब के अगेंस्ट काफ़ी सक्सेसफुल रही। और आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन जो ईरान में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट थी ईरानियन हिस्ट्री में। तो ये मूवमेंट भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। बाद में ये प्रोटेस्ट 2024 में बांग्लादेश में आ गया। अब बांग्लादेश में भी यूथ्स ने शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और शेख हसीना से पावर को हटा दिया। अब मेन रीजन क्या था बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का, क्योंकि वहाँ पर शेख हसीना गवर्नमेंट 30% रिजर्वेशन करना चाहती थी गवर्नमेंट जॉब्स में उन लोगों के लिए जो मुक्ति वाहिनी के मेंबर्स थे या उनके रिलेटिव्स हैं। अब मुक्ति वाहिनी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जो 1971 के टाइम बनी थी और सपोर्टेड और फंडेड बाय इंडिया थी। उसका मेन पर्पज़ ये था कि जो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहे हैं बांग्लादेश में बाय वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी, उसको कंट्रोल करना और उनको काउंटर करना। तो ये मुक्ति वाहिनी के जो वेटरन्स थे और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन लेके आई थी गवर्नमेंट। तो मेन रीज़न ये था प्रोटेस्ट के स्टार्ट होने का, बट बाद में ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और करप्शन जो चला हुआ था बांग्लादेशी स्टेट में, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट बढ़ गया और इवेंचुअली शेख हसीना को पावर छोड़ के कंट्री से भागना पड़ा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। और अभी जो रिसेंट में हम नेपाल में देख रहे हैं, लास्ट वीक जो प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल में, और केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को एक लॉ बनाया था नेपाल में कि सोशल मीडिया कंपनीज़ को आपको रजिस्टर करना होगा लोकल लॉज के अकॉर्डिंग, और आपको बताना होगा कि आपको टैक्स भी पे करना होगा वहाँ लोकल स्टेट को, क्योंकि आप ऑपरेट कर रहे हो उस कंट्री में। ये सारी फॉरेन कंपनीज ही है मोस्टली, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये मोस्टली यूएस और चाइना की हैं। तो
बहुत सारी कंपनीज ने तो कंप्लाई किया, जैसे टिकटॉक होगी चाइना की, उन्होंने कंप्लाई कर दिया तो वो अभी भी चल रही हैं। लेकिन जिन कंपनीज ने कंप्लाई नहीं किया, स्पेशली मेटा जो कंपनी है जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप आता है, और दूसरी यूट्यूब, इन्होंने कंप्लाई नहीं किया, और इवन ट्विटर ने भी कंप्लाई नहीं किया, तो इन सारी कंपनीज को बैन कर दिया नेपाली गवर्नमेंट ने। उसके बाद स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, और ये प्रोटेस्ट इतना सक्सेसफुल रहा कि वो बैन भी हटाना पड़ा गवर्नमेंट को, और इवन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ा। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं जो रिसेंट ईयर में हुए हैं, ये सारे एग्जांपल हैं कि यूथ ड्रिवन और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और क्यों ये इतने रेलेवेंट हो गए हैं पिछले टाइम में। तो इनके लिए हमें कुछ समझना होगा कि इनके क्या क्या मेथड्स हैं, किन मेथड्स को यूज़ करके ये प्रोटेस्ट किए जाते हैं, और क्यों ये इतने सक्सेसफुल होते हैं। तो इनमें जो मेजर 2-3 चीज़ें पाई गई हैं इन प्रोटेस्ट में, जो हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है, जो हांगकांग से स्टार्ट हुए हैं और अभी नेपाल में दिख रहे हैं, ये जो इनमें मेजर चीज़ है वो ये है कि एक तो इसमें कोई लीडरशिप नहीं है, कोई एक लीडर ड्रीवन मूवमेंट नहीं है। पहले क्या होता था, एक लीडर ड्रीवन मूवमेंट होती थी, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा ड्रीवन थी, या जो अपार्थीड के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में मूवमेंट थी वो नेल्सन मंडेला द्वारा ड्रीवन थी। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया कि लीडरलेस मूवमेंट होती हैं। अब गवर्नमेंट इनको पोर्ट्रे करती है कि ये लीडरलेस मॉब है जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल होती है नहीं होती है वो एक अलग क्वेश्चन। लेकिन जो यूथ्स हैं वो इसको डिराइव करते हैं, और वो उन टूल्स का यूज़ करते हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। अब उनके लिए टूल्स जो आज के दिन मॉडर्न एज में जो मेजर टूल्स हैं वो है सोशल मीडिया है, मीम्स है, जिनके थ्रू वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं और इन प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल करना, क्योंकि इनका कोई लीडर नहीं है। विदाउट लीडर, आप किसी एक लीडर को पकड़ोगे तो और नए लीडर बन जाएंगे, तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक लीडर नहीं होता जिसको आप पकड़ के इस प्रोटेस्ट को क्वेल कर सको। तो ये मेन रीजन है जिन मूवमेंट्स का सक्सेसफुल होने का, कि ये लीडरलेस ड्रीवन है, इनका कोई एक सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं है। दूसरा मेजर रीजन है इनके सक्सेसफुल होने का वो है सोशल मीडिया का रोल। अब सोशल मीडिया का रोल पिछले टाइम में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो हम कंट्रीज को देखते हैं, जैसे हांगकांग में इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो मोर देन 95% है। सेम ताइवान में, सेम थाईलैंड में, इन कंट्रीज में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि मोस्टली लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इजी टूल हो जाता है कि इनके लिए प्रोटेस्टर्स को मोबिलाइज करने के लिए, और ये टूल्स उनके लिए काफ़ी फेमिलियर भी होते हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। और दूसरा दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट अगर इनको बैन करना चाहे इन सोशल मीडिया ऐप्स को, जो कि पिछले टाइम में किया भी है गवर्नमेंट्स ने, फायरवॉल लगा के और चीज़ें करके इनको ऐप स्टोर पे बैन करके, लेकिन वीपीएन का यूज़ करके, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करके ये लोग इन ऐप्स को चलाते भी हैं और इनसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से ग्रुप्स भी फॉर्म करते हैं, और जहां इनको प्रोटेस्ट करना होता है वहां पर ये लोगों को मोबिलाइज भी कर पाते हैं इन सोशल मीडिया टूल्स को यूज़ करके। और इसमें 2 मेन सोशल मीडिया के टूल्स हैं या कंपनीज हैं जिनका बहुत मेजर रोल रहा है इसके अंदर इनको सक्सेसफुल बनाने में। एक है टेलीग्राम और दूसरी है सिग्नल ऐप। ये जो 2 एप्लीकेशंस हैं, 2 ऐप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है इन्होंने रिसेंट ईयर में जो एशिया में प्रोटेस्ट हुए हैं उनको सक्सेसफुल बनाने में। अब बहुत सारी कंट्री, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, रशिया जैसी कंट्रियों ने इनको बैन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वीपीएन का यूज़ करके लोग इन ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं और प्रोटेस्टर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं और गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं अपने एजेंडा पे मनवाने के लिए। तीसरा मेजर रीजन जो है ये प्रोटेस्ट क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं और क्यों यूनिक है अपने आप में, वो है इनका यूज़ करना पॉपुलर कल्चर को। अब जैसे हमने हांगकांग के प्रोटेस्ट में देखा था कि वहाँ पर मोस्टली प्रोटेस्टर्स फेस मास्क पहन के चलते थे, उस टाइम कोविड भी था। और दूसरा रीज़न ये था कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ उनको आइडेंटिफाई ना कर पाएंगी कौन कौन प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन उनके लीडर हैं। जो मैंने पहले बोला कि लीडरलेस मूवमेंट होती हैं, डिसेंट्रलाइज लीडरशिप होती है इनके अंदर। तो ये पॉपुलर कल्चर इसलिए हो गया कि मास्क पहनने से एक तो आप अथॉरिटीज़ से बच जाओगे कि अथॉरिटीज़ आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी, और दूसरा ये जो मास्क का यूज़ है इसका यूज़ और कंट्रीज़ में भी हुआ बाद में प्रोटेस्ट में, जो हांगकांग के प्रोटेस्टर यूज़ कर रहे थे। दूसरा, हांगकांग के प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा अम्ब्रेलाज का यूज़ कर रहे थे। तीसरा, जो उनके लिए उनका एक येलो कलर का हेलमेट था वो भी काफ़ी यूनिक था। तो इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हांगकांग के जो प्रोटेस्ट थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे और इन लोगों को बाकी प्रोटेस्टर्स ने भी इमुलेट किया, फॉलो किया, और ये अब काफ़ी सक्सेसफुल मेथड हो गया है। और दूसरा है मीम्स का। अब मीम, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बाद में प्रोटेस्ट को बैन कर दिया कि आप मास्क पहन के प्रोटेस्ट नहीं करोगे, तो उन्होंने मास्क की जगह कोई फेस मास्क की जगह और डिफरेंट टाइप के मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे विनी द पू एक बहुत फेमस कार्टून है। अब विनी द पू इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि जो हांगकांग के प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने मास्क ऐसे पहन रखे थे जिनके ऊपर विनी द पू का पोस्टर लगा हुआ था। अब विनी द पू इसलिए फेमस है क्योंकि इसको शी जिनपिंग के साथ हम
वो करते हैं, कंपेयर करते हैं कि शी जिनपिंग जैसे दिखते हैं वैसे विनी द पू भी दिखते हैं। तो सोशल मीडिया पे उनका मीम बना के काफ़ी मजाक बनाया जाता है इस चीज़ को लेकर। तो प्रोटेस्टर ने इसको यूज़ किया और अपने मैसेज को पूरे वर्ल्ड ऑडियंस को पहुँचाया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है उनका प्रोटेस्ट और कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको क्रश करना चाहती है। यही सारे सेम मेथड पॉपुलर कल्चर वाले हैं जो थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी कंट्रीज़ के प्रोटेस्टर्स ने भी फॉलो किया। तो बेसिकली जो प्रोटेस्ट हांगकांग में स्टार्ट हुए उनका इफेक्ट ये हो रहा कि वो जो मेथड्स थे, सोशल मीडिया का यूज़ था, डिसेंट्रलाइज लीडरशिप थी, या फिर पॉपुलर कल्चर को यूज़ करके अपने प्रोटेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना या फेमस करना अराउंड द वर्ल्ड, वो हर कंट्री में ह्यूमिलेट हुआ। और सोशल मीडिया का बहुत भारी यूज़ हुआ है पिछले टाइम में प्रोटेस्टर्स के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ में, और ये मोस्टली जगह सक्सेसफुल रहे हैं। श्रीलंका में देख लो आप, म्यांमार में देख लो आप, बांग्लादेश में देख लो, हांगकांग में देख लो, इवन अभी नेपाल में जो लास्ट वीक प्रोटेस्ट हुआ है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि ये यूथ ड्रिवन प्रोटेस्ट था, विदाउट एनी सेंट्रलाइज लीडरशिप के था, पॉपुलर कल्चर को यूज़ करके किया गया था और सोशल मीडिया के टूल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है आने वाले टाइम में, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए। अब सबसे मेजर इम्प्लीकेशंस यही है कि ये प्रोटेस्ट मोस्टली एशिया रीजन में हो रहे हैं, और ये हांगकांग वाला जो मेथड अडॉप्ट किया है इन प्रोटेस्टर्स ने, इससे कहीं ना कहीं हमारे नेबरहुड में काफ़ी इंस्टेबिलिटी आई है। श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी आ गई आफ्टर राजपक्षे के जाने के बाद, वहाँ प्रोटेस्ट हुए, अभी तक स्टेबिलिटी वापस आई नहीं है। बांग्लादेश में भी यही सिनेरियो है कि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है शेख हसीना के पावर से जाने के बाद। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे, मिलिट्री रूल करेगी आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए, और या फिर इलेक्शंस होंगे, अभी कुछ क्लियर किया नहीं है बांग्लादेश के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने। सेम नेपाल में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेपाल में अभी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, लेकिन ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, किसी का एक पार्टी का रूल नहीं है, और वहाँ लोकल प्रोटेस्टर्स अभी मोनार्की को चाहते हैं कि वापस मोनार्की पावर में आ जाएगी। उनको लगता है कि जो डेमोक्रेसी आई थी नेपाल में 2007-8 के बाद, वो सक्सेसफुल नहीं रही है एज ए मॉडल। तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे को वापस मोनार्की चाहिए, शायद वो हमें स्टेबिलिटी और पीस और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड कर सके, जो पिछले 15-20 सालों की कोएलिशन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी ने प्रोवाइड नहीं की है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी हमारे नेबरहुड में हो रही है, और स्पेशली म्यांमार हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे लिए गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए। तो अभी जो म्यांमार में पिछले 4-5 साल से सिविल वॉर चल रही है, डिफरेंट फैक्शंस को हमें सपोर्ट करना पड़ रहा है, और कोई भी फैक्शन इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे पावर में आ सके। तो इनकी वजह से ये एक इंस्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट हो गया हमारे नेबरहुड में, और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के नेबरहुड में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो वो हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें पेश करेगी। नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना तो वैसे ही हमारे लिए प्रॉब्लम है, और स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है ही ऑलरेडी। इन नेबरहुड में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। दूसरा ये है कि हमारी कंट्री में बहुत सारा यूथ है जो सोशल मीडिया को यूज़ करता है, और अगर सोशल मीडिया का यूज़ करके प्रोटेस्ट को ऐसे मोबिलाइज किया जा सकता है, जो कि हमने देखा है कि पिछले टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट जो रही है इंडिया में, उसने वन साइडेड रूल किया है कंट्री में। कोई अपोजिशन पार्टीज़ उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाई हैं, कोई मेजर अपोजिशनल फोर्स नहीं बन पाया एक्सेप्ट 2024 इलेक्शन, जब अपोजिशन ने कुछ अच्छे नंबर्स पार्लियामेंट में ले पाए, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छा अपोजिशन नहीं कर पाई थी। तो एक वन पार्टी रूल सा लग रहा है अभी पिछले कुछ टाइम में इंडिया में, मोस्टली स्टेट्स में बीजेपी जीत रही है। तो कहीं अगर अपोजिशन फेल होती है तो उस सिनेरियो में ये जो यूथ ड्रिवन मूवमेंट्स होती हैं जो सोशल मीडिया से चलाई जा सकती हैं, ये एक हमारे लिए एक रोल मॉडल और एक तरह का तरीका हो सकता है वोटर्स को मोबिलाइज करने का, और यूथ को और कंट्री को मोबिलाइज करने का अगेंस्ट दी सिटिंग गवर्नमेंट। क्योंकि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखी है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कम्युनल प्रॉब्लम है इंडिया में जो सोल्व करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, और अभी ट्रेड वॉर भी चली हुई है अमेरिका के साथ, तो ये जो मेजर इश्यूज़ हैं, ट्रेड वॉर हो गया, लोकल प्रॉब्लम्स हो गए हमारी कंट्री के विद इन, जो प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, कम्युनल प्रॉब्लम है, या फिर इंस्टेबिलिटी है कुछ रीजन्स में, उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढंग से एड्रेस नहीं किया तो ये यूथ ड्रिवन प्रोटेस्ट जो पूरे एशिया में फैल रही है, ये इवेंचुअली इंडिया में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो हांगकांग का प्रोटेस्ट था उसने एक एग्जाम्पल स्टार्ट किया कि बी लाइक ए वोटर, आप पानी की तरह रहो, फ्लेक्सिबल रहो, अडेप्टेबल रहो, और विदाउट एनी सेंट्रलाइज लीडरशिप के रहो। जैसे सिनेरियो बने उस सिनेरियो के हिसाब से प्रोटेस्ट करो। ये एक बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है आने वाले टाइम में कंट्रीज़ के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड, की हम कैसे प्रोटेस्ट करना है। और अभी जो रिसेंट में गाज़ा को लेकर, पैलेस्टीन के इशू को लेकर जो अमेरिका के कैंपसेस पे प्रोटेस्ट हुआ, और इवन जो ब्लैक्स का प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग के बाद, वो प्रोटेस्ट भी कुछ इसी तरह के थे कि यूथ ड्रिवन थे, यूनिवर्सिटियों में हो रहे थे, और सोशल मीडिया का और मीम्स का उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो ये प्रोटेस्ट
कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं और एक एग्जाम्पल बन रहे हैं प्रोटेस्टर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू।